हेलो एवरीवन, दिस इज सीए ईशा अग्रवाल एंड आज होने वाला है हमारा पहला सीए फाउंडेशन लॉ का डेमो लेक्चर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन, बिफोर वी गेट ऑन टू द डिस्कशन, मैं आप सबको समझाना चाहूँगी वाई इज़ डेमो लेक्चर सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फॉर अ न्यू सब्जेक्ट लाइक लॉ। तो देखिए, सीए फाउंडेशन आपका बेस सेट करता है, और अगर आपको एक नए सब्जेक्ट जैसे लॉ में क्लैरिटी नहीं आती, आपको किसी का टीचिंग स्टाइल नहीं समझता, तो इट कैन कॉज यू प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। और जब आपको सब्जेक्ट नहीं समझेगा ना, पर आपको कैसे तैसे पास होना है, तो आप स्ट्रगल करके कुछ पोर्शंस खुद से समझेंगे जिसमें हो सकता है कुछ गैप्स या वीकनेसेस रह जाए। एंड अभी ये जो गैप्स और वीकनेसेस होंगे ना, ये आपको सीए इंटर में भी तंग करेंगे एंड फिर सीए फाइनल में भी तंग करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द टीचिंग स्टाइल। आपको लग रहा है हाँ, इस टीचर से सेटिस्फैक्शन आ रहा है, मुझे इस टीचर से लग रहा है कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ रहा है, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये जो आपका बेस लेवल है, ये जो आपका सीए फाउंडेशन लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ताकि इस पर आप जो भी बिल्ड करेंगे इन सीए इंटर एंड फाइनल, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो जैसा मैंने कहा, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट मुझे पता है आप सबके लिए लॉ एक नया सब्जेक्ट है एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत दूर की बात है। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे लॉ क्या होता है, लॉ क्यों लाया गया एंड लॉ किसने बनाया, एंड उसके बाद हम एक्ट में पहुंचेंगे और उसके टॉपिक में पहुंचेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स हमारा डिस्कशन लॉ के इर्द गिर्द रहेगा कि लॉ क्या होता है, किसने बनाया, क्यों बनाया, एंड उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हम उसमें पहुंचेंगे। सबसे पहले लॉ क्या होता है, सबसे पहले लॉ क्या होता है। तो आपने अपनी निजी ज़िंदगी में अभी तक सुना होगा, लॉ बेसिकली रेफर्स टू अ कानून, दैट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच पब्लिक एट लार्ज हैज़ टू फॉलो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज को फॉलो करने होते हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गया, रेड लाइट है तो गाड़ी रोक दीजिए, ग्रीन लाइट है तब गाड़ी चला लीजिए, या फिर आपको बोला जाता है जब आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं तो एक हेलमेट पहन लीजिए, या फिर आपको बोला जाता है कार या कोई भी व्हीकल तभी ड्राइव करिए जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये कुछ छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बनाए गए हैं सो दैट पब्लिक एट लार्ज कैन फॉलो। एंड मैम, इस लॉ से होता क्या है, लॉ से होता क्या है, सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे चलती है। सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे चलती है, सबको पता होता है उनका काम क्या है, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो क्या होता है, सोसाइटी एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में चल पाती है। पर मैम, ये लॉ बनाया क्यों गया, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए क्यों गए, व्हाट वाज द नीड ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस आने की ज़रूरत थी। तो देखो, क्यों लाने की ज़रूरत थी ये थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपके साथ 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी, एंड जैसे जैसे हम एग्जाम्पल डिस्कस करते जाएंगे ना, आपको समझते जाएगा व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग लॉ इन इंडिया और इन लॉ इन एनी कंट्री, एंड लॉ से भला क्या होता है और क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्चुअली स्टेबलाइज और स्टैंडर्डाइज होती हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो बेन है, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, और इसको प्यार से सब दया बेन के नाम से बोलते हैं। और अगर अभी तक आपने तारक मेहता नहीं देखा तो आई रिकमेंड वॉचिंग इट, अच्छी फनी कॉमेडी सीरीज़ है, आपको देखना चाहिए। बट जिन्होंने देखा होगा वो इस पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में जानते होंगे, इनका नाम है दया बेन। जिन्होंने नहीं देखा, दे कैन इमेजिन इट एज अ नॉर्मल कॉमन लेडी। तो अभी हुआ क्या, दया बेन को पता चला साड़ी की शॉपिंग पे सेल है। दया बेन को पता चला साड़ी की शॉपिंग पे सेल है, एंड आप सबको पता है लड़कियां सेल के नाम से पागल हो जाती हैं, दे गो क्रेजी इन द नेम ऑफ सेल्स। मतलब मैं बता रही हूँ, कोई चीज़ की एमआरपी अगर 5,000 है और वो अब तक 5,000 पे बिक रही थी, बट सेल में उसी चीज़ का एमआरपी 7,000 काट के 5,000 दिखा दिया ना, तो भी हम अपना लॉजिक नहीं लगाते, हम बोलते अरे सेल है तब तो हमें खरीदना ही है। सो दिस इज़ व्हाट गर्ल मैथ्स हैज़, एंड सेल सुनते ही
हमारे पाँव हमारे घर पे नहीं रुकते और वो फटाफट शॉपिंग मॉल तक पहुंच जाते हैं। अब दया बेन इज़ नो एक्सेप्शन। जैसे उनको पता चला साड़ी में सेल है, वो भागी 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 पहुंची। शॉपिंग मॉल पहुंची तो उन्होंने देखा भाई भारी भरकम सेल है। जो साड़ी यूजुअली 2000 की होती है वो 200 में मिल रही है, जो साड़ी 3000 की होती है वो 400-500 में मिल रही है। उसने सोचा भाई आज तो मैं अपने हस्बैंड के पूरे पैसे ख़त्म करके जाऊंगी, बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, क्योंकि इतने सस्ते दाम में तो और कई साड़ी नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दया बेन ने साड़ियाँ पिक की और आपको पता है सेल था तो थोड़ी ज़्यादा ही साड़ियाँ पिक कर ली। साड़ी पिक करके वो बिलिंग काउंटर तक पहुंची, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उसको समझा रखा था कहीं से भी कुछ भी खरीदो बिल ज़रूर लेना, कहीं से भी कुछ भी खरीदो बिल ज़रूर लेना। तो दया बेन बिलिंग काउंटर तक पहुंची। अभी बिलिंग काउंटर में ना बहुत बड़ी लाइन है। जैसा मैंने कहा सिर्फ दया बेन नहीं, किसी भी लड़कियों के पैर नहीं रुकते सेल का नाम सुनते ही। तो बिलिंग में थी एक बहुत लंबी लाइन, और जो शॉप के ओनर थे ना वो आए दया के पास। उन्होंने कहा देखिए बेन, इतनी बड़ी लाइन है बिलिंग में, आप वेट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। आप एक काम करिए, आपने साड़ी तो खरीद ही लिया, आपने मुझे पैसे दे दीजिए और आप चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दया भी सोची हाँ भाई अभी इतना टाइम क्या वेस्ट करना, एक काम करते हैं इनको पैसे देते और चल जाती हूँ। ठीक है, दया बेन साड़ी लेके आराम से अपने घर गई, बहुत खुश थी। एंड खुशी के मारे उनको सोचा कि भैया इसके बारे में तो मुझे फ्लेक्स करना है, इसके बारे में तो मुझे फ्लेक्स करना है। तो उन्हें अपने दोस्तों के मंडल को बुलाया और बोला देखो आज मैंने कितने सस्ते में साड़ी खरीदी, बस एक बार देखो आज मैंने कितने सस्ते में साड़ी खरीदी। और देखते देखते उनको क्या दिखा, पहली साड़ी खोली तो उसमें छोटा सा छेद था, बड़ी साड़ी खोली तो होल का साइज़ बड़ा हो गया, और तीसरी साड़ी खोली तो कुछ ऐसा निकला कि उनका पूरा चेहरा घुस जाए साड़ी के अंदर। अब दया बेन सोच रही है भाई ये क्या हो गया। फिर भी दया बेन भूली है, उनको लगा गलती से मेरे ही पाले में डिफेक्टिव पीसेस आ गई। एक काम करती हूँ, शॉपकीपर के पास जाती हूँ, उन भाई साहब को बोलूँगी देखिए आपकी ये साड़ी डिफेक्टिव है, मुझे चेंज करके दे दीजिए। दया बेन अपने दोस्तों के साथ पहुंची उस साड़ी शॉप में और उन्होंने बोला देखिए बहन, देखिए भाई, ये सब साड़ी मैं लेके गई थी, ये सब साड़ी में थोड़ा डिफेक्ट निकल गया है, इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए। पर शॉपकीपर बोलता है आप कौन, आप कौन। दया ऐसे हो गई, है अभी अभी तो आपने ही मुझसे पैसे लिए और आप मुझसे पूछ रहे हैं आप कौन। शॉपकीपर बोलता है हाँ बताइए आप कौन। तो दया बेन ने बोला देखिए मैं अभी अभी आपके यहाँ से साड़ी लेके गई। तो शॉपकीपर बोलता है अगर साड़ी लेके गई तो आपके पास बिल होगा, साड़ी लेके गई तो आपके पास बिल होगा। दया बोलती है आपने तो मुझे बोला कि बिल नहीं चाहिए, आपने तो मुझे बोला कि बिल नहीं चाहिए। तो शॉपकीपर बोलता है बिना बिल के मैं कैसे मान लूँ कि ये साड़ी मेरी दुकान की है और आपने हमारे यहाँ से ये साड़ी ली है। अब दया तो उसका चेहरा देखने लायक, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। अभी अभी इनको 10,000 दिए और पूरे 10,000 उसको पानी में जाते हुए दिख रहे थे, क्योंकि एक भी साड़ी पहनने लायक नहीं थी, सब में इतने सारे डिफेक्ट थे। अब आप मुझे बताओ अगर इंडिया में कोई इसके लिए लॉ नहीं हो, तो क्या दया जैसी कोई भी और औरत सोसाइटी एट लार्ज पर ट्रस्ट कर पाएगी? दया जैसे कोई भी और इंसान कभी कुछ खरीदने उतरेगा? साथ ही साथ दया जैसे कोई भी और इंसान शॉपिंग करने जाएगा क्या? और तो और मुझे ये बताओ शॉपकीपर जैसे लोगों की क्या हिम्मत बढ़ जाएगी कि जो गलत करना है कर भाई, यहाँ पे तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो इसके लिए लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब कभी भी अगर किसी भी कंज्यूमर को दिक्कत होती है तो ये वो यहाँ इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है शरण ले सकता है और उसको मदद की जाएगी। तो दया इस केस में क्या कर सकती थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जा सकती थी और शायद उसको कोई रिलीफ मिल जाता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ यहाँ तक ही स्पेसिफिक नहीं होता, वो छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है। जैसे अगर आपने कोई भी पैकेज सामान खरीदा होगा तो उसमें देखा होगा MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो कल को कोई भी बंदा आपसे MRP के ऊपर कुछ भी चार्ज करे ना, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं और अपना राइट्स रिस्टोर कर सकते हैं कि आप MRP के ऊपर कुछ भी नहीं देंगे, MRP के भाव के ऊपर आप कुछ भी नहीं देंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली बनाया गया कि वो कंज्यूमर की छोटी से छोटी नीड्स को केटर कर पाए,
ताकि कंज्यूमर एट लार्ज फ्रीडम से शॉपिंग कर पाए एंड जो शॉपकीपर है वो भी कोई गलत कदम नहीं उठा पाए, वो भी कुछ गलत नहीं कर पाए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसा एक लॉ है, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली एक लॉ है विच इंश्योर्स दैट कस्टमर्स यानी कंज्यूमर्स को उनके राइट मिले। तो ये तो जी हो गया मैम पहला एग्जाम्पल, ये तो जी हो गया मैम पहला एग्जाम्पल। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है पर पूरी बात समझ नहीं आ रही, पूरी बात नहीं समझ में आ रही। तो आइए आपको दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, आइए दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। तो अभी अभी एक रीसेंट वीडियो में जाकिर भाई ने बड़े प्यार से कहा था, अभी एक रीसेंट वीडियो में जाकिर भाई ने बड़े प्यार से कहा था कि ह्यूमन ट्रस्ट कितना बड़ा है, ह्यूमन ट्रस्ट कितना बड़ा है कि आप सोचिए दो गाड़ियाँ जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती वो भी साथ में चलती है इस ट्रस्ट के साथ कि दूसरी गाड़ी उनको कुछ भी नहीं करेगी, यानी दूसरी गाड़ी उसको ठोकर नहीं मारेगी। पर जाकिर भाई ये ट्रस्ट नहीं है, जाकिर भाई आप गलत समझ रहे हैं, ये ट्रस्ट नहीं है, दिस इज़ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। वो लॉ और रेगुलेशन मान रहे और कुछ नहीं कर रहे। जाकिर भाई भोले से हैं तो उनको ऐसा लग रहा है ये ट्रस्ट है, पर ये ट्रस्ट नहीं है। उनको बताना पड़ेगा ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, और किसी भी गाड़ी ने ऐसे ठोकर मारी ना तो उसको भी बहुत सारे ठोकर मारेंगे पुलिसमैन, इसीलिए वो ठोकर नहीं मार रही है। तो जी हाँ, आप सोचो यहाँ पे रोड पे लाखों करोड़ों गाड़ियाँ चलती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में द नंबर ऑल्सो इंक्रीजेज। आप सोचो अगर ट्रैफिक लॉज नहीं होंगे, अगर मोटर व्हीकल लॉज नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है गाड़ियाँ चल पाएगी? गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, फिर उड़ेंगी। और मैं एरोप्लेन वाले उड़ने की बात नहीं कर रही, मैं बॉम्बला से उड़ने वाले उड़ने की बात कर रही हूँ। पेडेस्ट्रियन तक, मतलब रोड पे चलने वाले लोगों पे तो मैं आ ही नहीं रही, पेडेस्ट्रियन यानी रोड पे चलने वाले लोगों पे तक तो मैं आ ही नहीं रही, उससे पहले गाड़ियाँ बूम बाम होके उड़ जाएंगी। साथ साथ में आप नंबर ऑफ ट्रैफिक सोचो, बस आप ट्रैफिक सोचो, इट इज़ लाइक मैं यहाँ से आ रही हूँ, आप यहाँ से आ रहे, कोई तीसरा बंदा यहाँ से आ रहा है, भाई कैसे, मतलब कौन कहाँ आगे बढ़ेगा? अगर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट नहीं हो तो भैया सभी चल रहे, सभी चल रहे, कोई रुकेगा ही नहीं, कोई रुकेगा ही नहीं। और अगर सब चलेंगे तो भैया जो मैंने आपको बताया ना, ऐसा बूम बाम जैसा ऐसा पिक्चर में भी दिखाया है वैसा ही कुछ होगा। सो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इम्पॉर्टेंट, मोटर व्हीकल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इम्पॉर्टेंट, ताकि रोड पे लोग सेफली उतर पाए, ताकि लोग गाड़ी चलाने से नहीं डरे, ताकि लोग रोड पे उतरने से नहीं डरे। क्योंकि भाई सिंपल सी बात समझो कि अगर लोग ही रोड पे उतरने से डरने लग जाएंगे ना, अगर लोग ही रोड पे उतरने से डरने लग जाएंगे तो काम धंधा कौन करेगा? सोसाइटी एट लार्ज कैसे चलेगी? तो ये लॉ ऐसे तो ट्रैफिक के लिए है, पर आप इसका लिंकेज सोच रहे हो, पूरी सोसाइटी का अगला सोच के तब इन्होंने लॉ बनाया। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, या प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल्स, या फिर आपका ओनली द वंस हु हैव ड्राइविंग लाइसेंस कैन ड्राइव, ये सब बेसिकली मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर आते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं चीज़ें ऑर्गेनाइज चले और जो लोग हैं वो अपने घर से निकलने से नहीं डरे। अब मैम जो आपने थोड़ा थोड़ा समझाया था ना, वो पूरा पूरा समझ में आ रहा है कि भैया लॉ इम्पॉर्टेंट तो है, लॉ इम्पॉर्टेंट तो है। अगर लॉ नहीं होगा तो सोसाइटी की फंक्शनिंग पे असर आ सकता है, सोसाइटी जैसे चलती है उस पे असर आ सकता है। एंड अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे, जो आपके लिए फ़िलहाल अभी सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल है, आपके लिए फ़िलहाल सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल अभी ये है। तो आपको पता होगा सीए में आप किसी भी लेवल पे एग्जाम दे तो देयर आर 2 फॉर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट। एक होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और दूसरा होता है एग्ज़ाम फॉर्म। एक होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और दूसरा होता है एग्ज़ाम फॉर्म। जो पहले आप भरते हो दैट इज़ अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और एग्ज़ाम्स के जो पास आप भरते हो दैट इज़ एन एग्ज़ाम फॉर्म। जो मेजर चंक ऑफ मनी एक्चुअली लगता है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगता है। एग्ज़ाम फॉर्म का जो फीस होता है दैट इज़ नॉमिनल इन नेचर, यूजुअली 1500 to 2000। अब अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछो ना कि ऐसे एग्ज़ाम फॉर्म क्यों भरवा रहा है, तो बोलेगा भाई सब पैसे लेने का स्कीम है, सब पैसे लेने का स्कीम है। पर मैं बता रही हूँ पैसे लेने का स्कीम नहीं है। अगर उनको पैसे लेने होते तो वो रजिस्ट्रेशन पे रुक जाते, क्योंकि उन्होंने मेजर चंक आपसे ले लिया।
उन्होंने मेजर चंक आपसे ले लिया तो उनको एग्ज़ाम फॉर्म की नीड नहीं पड़ती। अगर उनको एक्चुअली पैसे कमाने होते तो वो रजिस्ट्रेशन में ही एक्स्ट्रा पैसे जोड़ लेते, उनको एग्ज़ाम फॉर्म तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर उनको एग्ज़ाम फॉर्म क्यों चाहिए? क्यों चाहिए कि वो स्टूडेंट भरे? ताकि उनको एक हेड काउंट पता चले कि कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मैंने अप्रैल में रजिस्ट्रेशन कराया कि मैं सितंबर 25 में एग्ज़ाम्स दूंगी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं सितंबर 25 में दे ही नहीं पाई। मैंने जैन 26 में देना है, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे अगर ICAI चले तो ICAI कभी भी हेड काउंट नहीं लगा पाएगा कि कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। पर मैम ICAI को हेड काउंट लगाने की ज़रूरत क्या है? उसको ये पता करने की ज़रूरत क्या है कि कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं? तो मुझे बताओ तुम क्या पेड़ के नीचे बैठ के एग्जाम देते हो? या तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम CA फाउंडेशन में नए नए आए हो, ICAI तुम्हें पेड़ के नीचे बिठा के एग्जाम दिलाएगा, छत के ऊपर बैठा के एग्जाम दिलाएगा? ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर आपको सेंटर्स अलॉट होंगे जहां आपको एग्जाम देने हैं। अब स्टेशनरी भी कौन देता है? ICAI देता है, मतलब आपको पेपर देता है जिस पे आप लिखो। साथ साथ में आप पेपर लिखेंगे तो उसको चेक भी तो कराना होगा। तो ICAI ऑल्सो हायर्स गुड पेपर इवेलुएटर्स जो आपका पेपर सही से चेक करके आपको जो मार्क्स अप्रोप्रिएट होना चाहिए उतना दे पाए। एंड ये सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ICAI को चाहिए हेड काउंट। अब सोचो ICAI के पास हेड काउंट नहीं है, ICAI ने सेल्फ अज्यूम कर रखा है कि देखो इस बार फाउंडेशन में ना 5000 स्टूडेंट बैठने चाहिए। अब कल को 10,000 स्टूडेंट बैठ गए तो वो क्या 5000 को अपने सर पे बिठाएगा, या 5000 को जिस सेंटर जो उन्होंने चुना है उसके छत पे बिठाएगा? और चलो एक बार बिठा के एग्जाम भी दे दिया, इतने सारे इवेल्युएटर्स कहाँ से लाओगे जो तुम्हारे लिए कम टाइम में इतना इवेल्युएट करके दे पाएंगे? सो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड जब ये सब कुछ नहीं होगा तो आपका रिजल्ट टाइम पे डिक्लेयर नहीं होगा, तो आपको CA इंस्टीट्यूट पे शक होने लग जाएगा। एंड अल्टीमेटली जो उनका मोटो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आकर्षित करे टुवर्ड्स CA, वो कम होते जाएगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट ऑन द इंस्टीट्यूट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो एग्जाम फॉर्म इज ऑल्सो रूल एंड रेगुलेशन दैट इज केप्ट अंडर द CA एक्ट टू इंश्योर कि जो एग्जाम्स है वो स्मूथली कंडक्ट हो पाए। तो हर लॉ के पीछे एक रीज़न है। एंड इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ का रीज़न समझो। वो लॉ इतना ज़रूरी था कि वो लाया गया जब आप ये समझ जाओगे ना कि क्यों इतना ज़रूरी था उसको लाना, व्हाट वाज द नीड कि उसको लाना पड़ा। जब ये इंटरप्रेट हो जाएगा ना तो आगे की सारी पहेलियाँ आपकी सुलझ जाएंगी कि लॉ में ऐसा क्यों हो रहा है, लॉ में वैसा क्यों हो रहा है, ये प्रोविज़न क्यों आया है, ये क्लॉज क्यों आया है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई लॉ वाज बॉट इन। तो अभी हमने 3 एग्जाम्पल्स के तहत 3 एक्ट्स की बात की। सबसे पहले हमने बात किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, दूसरा हमने बात किया मोटर व्हीकल्स का, और तीसरा हमने बात किया CA एक्ट का। अब अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि लॉ की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहले लॉ एस्टैब्लिश्ड होने से सारे लोगों को, सारे पब्लिक को अपना राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता है। उन्हें पता है मेरे हक क्या है और मेरी ड्यूटीज़ क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, कौन सा काम प्रोहिबिटेड है, क्या काम में मैं एक स्टेप अहेड ले सकता हूँ, क्या काम में मुझे स्टेप बैक लेना है। तो सबसे पहले रूल्स एंड ड्यूटीज़ जो भी होती है ना, या राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो भी होती है वो प्रॉपरली अलाइंड होती है। जब राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्लियरली डिमार्केटेड होती है कि राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, तो कल को किसी भी बंदे के साथ गलत होता है, मतलब कल को किसी भी बंदे के साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है तो उसको जस्टिस मिलता है। और सिंपल सी बात समझो, जब आपको पता है कि मेरे साथ कल को कुछ गलत होगा तो मुझे जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी, तो क्या आप सोसाइटी एट लार्ज पर ट्रस्ट करोगे? तब आपको पता है हाँ भाई मेरे साथ कल को कुछ गलत भी होगा तो मेरे ऊपर कोई खड़ा है, मेरे ऊपर कोई लॉ
लॉ है जो इसको पनिशमेंट दे पाएगा। तो आपका सोसाइटी पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। साथ ही साथ सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज मैनर पे चलेगी, सबको पता है मुझे कैसे काम करना है, मुझे क्या क्या काम मेरे पावर्स के अंदर है और क्या क्या काम नहीं है। तो अगर आप एक गोल चक्री बिठाएं ना, अल्टीमेटली अगर आप सारे का कंक्लूजन पूछें मुझसे तो सबका कंक्लूजन यही है कि लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं ना, उनको मैनेज करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि सबको पता हो कि उनके राइट्स क्या आते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या आती है, क्या उनके पावर्स में है और क्या नहीं, लॉ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले अभी हमने समझा है लॉ क्या होता है और लॉ क्यों होता है। लॉ क्यों होता है, ठीक है मैम, लॉ क्या होता है समझा, लॉ क्यों होता है ये भी समझा। और मैम लॉ क्यों होता है ये समझने के साथ साथ ये समझ गया कि लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी एरे गहरे को अगर लॉ बनाने को दे दो ना तो सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कल को अगर उसने गलत लॉ बना दिया, तो सोसाइटी एट लार्ज पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी तो बेचारे इस लॉ पे ट्रस्ट कर रही है एंड कल को अगर ये लॉ ही गलत हो गया तो सोसाइटी का भरोसा उठ जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं मैम कि ये जो लॉ है ना, ये जो लॉ है वो किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को ही बनानी चाहिए, वरना सोसाइटी के साथ गलत हो जाएगा। एंड इसी बात पे समझते हैं कि लॉ बनाता कौन है। तो हमारा जो इंडियन गवर्नेंस सिस्टम है बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसके बारे में शायद आपने पहले सिविक्स में पढ़ा होगा, एंड दैट इज लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। हमारा जो इंडियन गवर्नेंस सिस्टम है या जो पार्लियामेंट है वो तीन हिस्सों में बेसिकली डिवाइडेड है। एक है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका जुडिशरी एंड तीसरा है आपका एग्जीक्यूटिव। अभी सबसे पहले लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव होता है जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी इसी लॉ को मेंटेन करता है। मतलब लॉ से रिलेटेड कुछ भी कठिनाइयाँ आएंगी किसी को भी, तो वो जाके जुडिशरी के सामने प्लीड कर सकती है, जुडिशरी उससे डील करता है। तो सबसे पहले मैम लेजिस्लेचर यानी लॉ बनाता कौन है। तो लेजिस्लेचर में दो लोग आते हैं, एक होता है आपका प्रेसिडेंट एंड दूसरा होता है आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये बनाते हैं लॉ। फिर आता है लॉ एग्जीक्यूटर, मतलब लॉ बन तो गया, अब उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट करते हैं आपके पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। एंड लास्ट होता है जुडिशरी, विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। मतलब कल को किसी को भी लॉ में शरण चाहिए, उनको लॉ के अंडर प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो इस कोर्ट्स में जाके अपना केस मुकदमा कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको, आपने सुना होगा इसके बारे में अपनी 11th-12th की कॉमर्स क्लासेस में, कंपनीज एक्ट। अभी कंपनीज एक्ट बनाया किसने, लेजिस्लेचर ने। उसको इम्प्लीमेंट किसने किया, उसको एग्जीक्यूट किसने किया, तो गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दे वर द एग्जीक्यूटरी इन दिस केस। एंड कल को किसी भी कंपनी को ऐसा लगता है कि उनको कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो कहाँ जा सकते हैं, वो NCLT, बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, विच इज़ अ काइंड ऑफ कोर्ट, उसमें जाके प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो लॉ बनाता कौन है, लेजिस्लेचर। लॉ एग्जीक्यूट यानी इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। एंड लॉ के तहत अगर किसी को भी कोई भी प्रोटेक्शन चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे, जुडिशरी के अंदर
जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट को क्या हम सिलेक्ट करते हैं इन इंडिया? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। तो इसीलिए उनको ही जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लॉ बनाइए, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक ने आप पे भरोसा किया है, मैक्सिमम पब्लिक ने आपको सिलेक्ट किया है, तो हम मानते हैं मैक्सिमम पब्लिक आप पे ट्रस्ट करती है। एंड इसीलिए लॉ बनाने की, लॉ इम्प्लीमेंट करने की एंड लॉ मेंटेन करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दी गई है। अब मैम एक एक्ट बनता कैसे है? एक एक्ट बनता कैसे है? आपने ये तो कह दिया लेजिस्लेचर लॉ बनाता है या लेजिस्लेटर एक्ट बनाता है, बट ये लॉ बनता कैसे है? बनता कैसे है? तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट बिल प्रेजेंट किया जाता है। मतलब जिसको भी आप एक्ट बनाना चाहते हैं, जो भी आप लॉ में फॉर्मलाइज कराना चाहते हैं, उसका एक ड्राफ्ट बिल बनता है। ये ड्राफ्ट बिल बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में सबमिट किया जाता है, या ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा या राज्यसभा में सबमिट किया जाता है। सबमिशन के बाद ये दोनों हाउसेज एक दूसरे के साथ डिस्कशन करती हैं, एंड अगर उनको सब कुछ सही लगता है तो वो अपना असेंट देती है, मतलब उस पर हामी देती है, उस पर थम्स अप देती है कि येस वी कैन गो अहेड विद दैट। वंस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव द बिल, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट चेक करता है, एंड अगर प्रेसिडेंट को भी लग रहा है कोई झोल नहीं है, सब कुछ सही है, तो प्रेसिडेंट अपना स्टैंप देता है, जस्ट लाइक एज शोन हियर। प्रेसिडेंट अपना स्टैंप देता है, और प्रेसिडेंट के स्टैंप लगते ही वो बिल नहीं एक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप बिल प्रेजेंट करोगे, किसको प्रेजेंट करोगे? ईदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को। उसके बाद वो बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेरीज आएगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे, वेदर इट इज़ टेकन केयर इन द एक्ट और नॉट, क्या इससे पब्लिक एट लार्ज का भला होगा या नहीं होगा। एंड आफ्टर डिस्कशन अगर उनको सब कुछ सही लगेगा तो दे विल शो अ थम्स अप फ्रॉम देयर साइड, एंड उसके बाद प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ये बिल, अपना स्टैंप लगाएंगे इस पे, और फिर ये बन जाएगा एक्ट। तो जो मैंने बोला था कि बिफोर गोइंग ऑन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम थोड़ा बात करेंगे लॉ बनाता कौन है, लॉ होता क्या है, और लॉ क्यों होता है। सो दिस इज बेसिकली आवर इंट्रोडक्टरी डिस्कशन, यानी बिफोर गोइंग टू द टॉपिक। अगर मैं आपको ये नहीं समझाती तो शायद आपको टॉपिक नहीं समझता। सो दिस वाज बेसिकली एन इंट्रोडक्टरी सेशन। ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया है, जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो इससे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफ में, ताकि एक बार आपको लॉ का व्यू पॉइंट मिल जाए, ताकि आपको आगे का टॉपिक समझने में आसानी हो। दिस वॉज अ ब्रीफ डिस्कशन। अब अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डायरेक्टली टॉपिक में चल जाऊँ ना, तो शायद आपको वो नहीं समझेगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो अगर आप अपना सिलेबस देखें, अगर आप अपना लॉ का सिलेबस देखें, तो उसमें नए पुराने कई टाइप्स के एक्ट है, फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंपनीज एक्ट, फ्रॉम LLP टू पार्टनरशिप, फ्रॉम सोगा टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कई सारे तरीके के एक्ट है। पर अगर मैं इस एक्ट की बात करूँ तो ये एक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज आपके एग्जाम में इसी एक्ट का होता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज आपके सिलेबस में इसी एक्ट का होता है, आपके एग्जाम्स में इसी एक्ट का होता है। सो दिस एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैम ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाजू में लिखा है 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाजू में लिखा है 1872, मतलब ये एक्ट कब बना था? 1872 में। ये एक्ट कब बना था? 1872 में। मतलब आप समझ रहे हो कितना पुराना है। प्री इंडिपेंडेंस एरा का एक्ट है ये, मतलब जहाँ पे इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर था तब का एक्ट है ये। तो मतलब मैम ये एक्ट की ज़रूरत तो ब्रिटिशर्स को पड़ी होगी, ये एक्ट की ज़रूरत तो ब्रिटिशर्स को पड़ी होगी, तभी एक्ट लाया गया हो। ये एक्ट की ज़रूरत अगर उनको नहीं पड़ती तब इस एक्ट के लाने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो इस एक्ट की ज़रूरत उनको पड़ी। Why did they require any act in relation to a contract?
तो 1870s में देयर ट्रेड वाज एक्सपैंडिंग इन इंडिया, उनका ट्रेड फ्लरिश हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। एंड जब कोई भी चीज़ एक्सपैंड होती है ना तो उसमें अनगिनत प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जब कोई भी चीज़ यू सी कुछ भी फ्लरिश हो रहा है तो उसमें साथ साथ में प्रॉब्लम्स भी आएंगे। जैसे अपने बोलते हैं ना स्टार्टअप बढ़ता है, आपने देखा होगा शार्क टैंक ये सब में, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ब्रिटिशर्स भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। जैसे सपोज उसने किसी इंडियन क्राफ्टमैन से किसी चीज़ का डील किया। अब कई बार ये होता था कि इंडियन क्राफ्टमैन टाइम पे सामान नहीं दे पाते थे, कई बार ये होता था कि ब्रिटिशर्स टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहे, कई बार ऐसा हो रहा था कि इंडियन क्राफ्टमैन ने प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको दे देंगे पर वो देने से पहले ही भाग गए। कई बार ये होता था कि जिस टाइम पे चीज़ें मिलनी थी उस टाइम पे चीज़ें मिलती नहीं थी। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि डिसाइड नहीं हो पाता था पनिशमेंट दे या नहीं दे, क्योंकि समझ ही नहीं आता था कौन सा लॉ अप्लाई होगा, कौन सा लॉ अप्लाई होगा। ब्रिटिशर्स का लॉ अप्लाई होगा या लोकल कस्टम्स जो आज तक चलते जा रहे थे वो अप्लाई होंगे, या कोई रिलीजियस लॉ मतलब गीता कुरान में से कुछ निकल के अप्लाई होगा। लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते थे। और ट्रेड के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक स्टैंडर्डाइज एक्ट बने। ट्रेड के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक स्टैंडर्डाइज एक्ट बने ताकि उस हिसाब से काम हो पाए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते तो आपको पता है बंगाल कढ़ाई बुनाई के लिए बहुत फेमस था। तो एक ब्रिटिश मैन थे, उन्होंने क्या किया, बंगाल में एक क्राफ्ट्समैन से डील किया कि आप मुझे 100 कॉटन क्लॉथ्स एट 100 रुपीज़ ईच दे दीजिएगा। 100 कॉटन क्लॉथ्स एट 100 रुपीज़ ईच दे दीजिएगा। क्राफ्ट्समैन ने बोला हाँ दे देंगे। पर कल को अगर क्राफ्ट्समैन सामान नहीं दे पाया, या उसने सामान दे दिया पर ब्रिटिशर ने पैसा नहीं दिया, या क्राफ्टमैन को जब सामान देना था उस टाइम पे उसने नहीं दिया, या ब्रिटिशर ने कोई स्पेसिफिकेशन कस्टमाइजेशन बताया था वो उसने नहीं किया, तो भैया कौन जुर्माना भरेगा, कितना जुर्माना भरेगा, ये तो असेस करना, ये तो समझना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। समझ ही नहीं आता था ब्रिटिशर्स का रूल अप्लाई करें इसमें, या जो आज तक हो रहा था इंडिया में उसके हिसाब से काम करे, या गीता का कुछ एक्सरेप्ट देखे और जिससे समझे कि अच्छा यहाँ पे ऐसा लिखा है ये होगा क्या, ये समझ ही नहीं आता था। एंड इसी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए लाया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैम कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? आज तक आपने कई बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का अगर मैं मतलब बोलूँ बेसिक शब्दों में, एक बंदे ने ऑफर किया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उससे हमारा अग्रीमेंट बन गया और हमने ऐसा अग्रीमेंट बनाया जहाँ पे कल को अगर हम कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ लाइक कि आपकी मम्मी ने आपको कुछ ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, और आपकी मम्मी और आपको दोनों पता है कि अगर कल को इसमें कुछ गड़बड़ होता है तो हम इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी ने आपको प्रॉमिस किया कि बेटा तुम्हारा 10th में ना, अगर तुम्हारा 10th में ना 90% आएगा ना तो मैं तुम्हें साइकिल लेके दूंगी। अगर 10th में तुम्हारे 90% आएगा तो मैं तुम्हें साइकिल लेके दूंगी। मम्मी ने ये ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, आपने बहुत दिन रात पढ़ाई की और आपने पहले ही बोल दिया था कि इस बार अगर हर बार की तरह प्रॉमिस तोड़ा ना तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं तो इसको कोर्ट तक लेके जाऊंगा, मैं कोर्ट में आपकी बातचीत करूंगा और आपको साइकिल तो देना ही पड़ेगा। मम्मी भी चिल, ठीक है कौन इतना पढ़ लेगा कि इसका परसेंटेज आएगा, मम्मी एकदम चिल लेड बैक। अभी आपने पढ़ाई कर ली, मार्क्स आ गए, और मार्क्स आ गए। अब मम्मी बोलती है भाई मैं तो नहीं दूंगी साइकिल, मैं तो दिन में हज़ारों चीज़ें बोल देती हूँ, तू इतना इंपॉर्टेंट कम से कंसिडर करने लगी है सबको, मैं तो नहीं दूंगी साइकिल, मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ दिन में, वो सब तो तू इंपॉर्टेंट नहीं मानता और तेरे को ये इंपॉर्टेंट मानना है। पर आपने पहले ही कहा था कि इस बार साइकिल नहीं दिया ना तो मैं कोर्ट तक खींच के लेके जाऊंगा, पर साइकिल तो मैं लेकर जाऊंगा। तो ये क्या था? कुछ नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ भी नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट था। और यही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे
जहाँ पे एक पर्सन देता है आपको ऑफ़र, एक पर्सन देता है आपको ऑफ़र, आप करते हैं उसको एक्सेप्ट। एक पर्सन देता है आपको ऑफ़र, आप करते हैं उसको एक्सेप्ट, और आप दोनों का इंटेंशन है टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब कल को कुछ भी गड़बड़ होता है, कल को कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप इसको कोर्ट कचहरी तक लेके जा सकते हैं। अगर एक बहुत बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नवीन क्लासेस एंड यू। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नवीन क्लासेस एंड यू। नवीन क्लासेस आपको सीए फाउंडेशन की क्लासेस ऑफर कर रहा है, नवीन क्लासेस आपको सीए फाउंडेशन की क्लासेस ऑफर कर रहा है। आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, फीस पेमेंट की। अब कल को अगर नवीन क्लासेस आपको क्लासेस नहीं देता, प्रोमिसेस करने के बाद भी आपको उसी फैकल्टी से क्लासेस प्रोवाइड नहीं कराता, तो क्या आप केस कर सकते हैं? नवीन क्लासेस में बिल्कुल कर सकते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एग्जैक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट। नवीन क्लासेस ने ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के साथ साथ आपने लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब सोच लिया था पहले ही कि अगर कल को कुछ ऐसा होता है, कल को कुछ ऐसा होता है तो मैं इसको कोर्ट कचहरी तक लेके जाऊंगा। या फिर वाइसे वर्सा भी सोचो, वाइसे वर्सा भी सोचो, नवीन क्लासेस ने आपको ऑफर दिया था, आपने एक्सेप्ट किया, पर बोला पेमेंट मैं बाद में करूँगा, पेमेंट मैं इंस्टॉलमेंट्स में करूँगा, बाद में करते जाऊँगा, आप मुझे क्लासेस का एक्सेस दे दो, क्लासेस का एक्सेस दे दो। अब कल को क्लासेस की एक्सेस आपको मिल गई पर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो क्या नवीन क्लासेस आपको कोर्ट तक लेके जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकता है, बिल्कुल लेके जा सकता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस था और आपको पता था कि यहाँ पे लीगल चार्ज क्रिएट हो जा रहा है, कल को मैं इसको मीट नहीं करता तो वो मुझे लेके जा सकते हैं जेल में, कोर्ट में। तो दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट। पर कई बार ना ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है, हमें कुछ चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट जैसी लगती हैं, हमें कुछ चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट जैसी लगती हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट होती नहीं हैं। अब देखो, इस पे तो ऐसे पूरा एक अलग से चैप्टर है आपकी बुक में, बट मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देना चाहूँगी जिससे आपको एक थोड़ा एक क्लैरिटी आए, एक विजन बिल्ड हो कि किन चीज़ों को हमें देख के ऐसा लग सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट है, बट ऐसा नहीं हो। तो आपको पता है ये दोनों महाशय हैं, रणवीर जी और आलिया जी। रणवीर जी और आलिया जी, इन दोनों की शादी हो रखी है। और एक दिन आलिया जी बहुत गुस्से में थी, एक दिन आलिया जी बहुत गुस्से में थी और रणवीर जी ने इनको बोला कि देखो तुम गुस्सा मत हो, आज मैं घर पे टाइम से आ जाऊँगा और मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊँगा। रणवीर जी ने आलिया जी को बड़े प्यार से बोला, तुम गुस्सा मत हो, आज मैं घर पे आऊँगा और तुमको डिनर पे लेके जाऊँगा। अब आपको मम्मी का भी चेहरा याद होना चाहिए। जैसे ही मम्मी को पता चलता है उस दिन खाना नहीं बनाना, मम्मी से हैप्पी उस दिन कोई नहीं होता। मम्मी 7वें आसमान पे होती है, क्योंकि मम्मी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम घर पे खाना बनाना होता है। उनकी दिन शुरू होती है कि बेटा आज क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, रात को क्या खाना है, कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है। तो उनका माइंड इस पर रिवॉल्व करता है, और जैसे ही उनको पता चलता है भाई आज खाना नहीं बनाना, उनसे खुश कोई नहीं हो सकता। एंड आखिर आलिया जी इज़ ऑल्सो वुमेन, तो वो ये सुन के बहुत खुश हो गई और वो पूरे दिन बस इस डिनर की तैयारी कर रही थी, पूरे दिन बस यही सोच रही थी, आज मैं ये साड़ी पहनूंगी, आज मैं ऐसी लगूंगी, आज मैं वैसी लगूंगी, और आज हम डिनर में ये खाएंगे और वो खाएंगे। ठीक है, उन्होंने सोचा। अब रात के 10 बज गए, रणबीर जी आए नहीं। फिर भी आलिया वॉज पेशेंट, उसको लगा रणबीर जी जल्द आएंगे। 10:30 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 पे रणबीर जी ने डोर खटखटाया। 1:30 पे रणबीर जी ने डोर खटखटाया और डोर आलिया जी ने ऐसे गुस्से में लाल पीले होके खोला कि भाई तूने प्रॉमिस किया था डिनर पे लेके जाएंगे और आज हमें भूखे सोना पड़ रहा है क्योंकि मैंने तो खाना भी नहीं बनवाया। अब रणबीर जी सॉरी बोलते गए पर आलिया जी ने कुछ भी नहीं सुना। वो अपना जाके मस्त बेड पे सो गई और रणबीर जी को बोला कि देखिए आपके लिए सोफ़ा खाली है, प्लीज़ उसको यूज़ करिए। रणबीर ने सोचा ठीक है रात बहुत हो गई है, इस पे सुबह बात करते हैं, तो वो जाके सोफ़ा पे सो गए। अभी जब उनकी नींद खुली सुबह, वो सोफ़े पे नहीं थे, नहीं गेस्ट रूम में भी नहीं थे। अगर आपको लग रहा है सोफ़े पे नहीं थे तो मैम गेस्ट रूम में ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया, गेस्ट रूम में भी नहीं थे। उनकी आँख जब सुबह खुली तो वो कोर्ट रूम में थे।
कोर्ट में वो देख रहे हैं एक साइड आलिया है और वो जज को बोल रही है कि जज जी मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूँगी, ये मुझे डिनर के प्रॉमिसेस करता है और मुझे डिनर पे नहीं लेके जाता है, मैं तो इनके साथ नहीं रहूँगी। पर आपको पता है हुआ क्या? आपको पता है हुआ क्या? रणवीर जी बच गए। रणवीर जी बच गए क्योंकि कोर्ट ने बोला कि मैंने माना रणवीर ने तुम्हें डिनर का ऑफर दिया था और तुमने एक्सेप्ट भी उसको किया, पर यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन मिसिंग था। मतलब तुम दोनों ने जब ये डिनर का प्लान बनाया था तब तुमने ये सोचा नहीं था कि कल को इसमें कोई भी एक कंडीशन मीट नहीं करता है तो हम इसको कोर्ट कचहरी तक लेके जाएंगे। एंड ऐसे टाइप के अग्रीमेंट्स को हम कहते हैं सोशल अग्रीमेंट्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। तो हो सकता है ना हमें ये दिखने में कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा था पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपको पता होगा रणबीर जी और कटरीना जी बहुत अच्छे दोस्त थे। पर दोस्त थे, अब दोनों की शादी हो गई। यहाँ दोस्त थे। अब रणबीर जी को अचानक से शादी के बाद कटरीना जी की याद आने लग गई। रणबीर जी को शादी के बाद अचानक से अभी कटरीना जी की याद आने लग गई है, तो वो कटरीना को जाके बोलते हैं काम करो तुम विकी कौशल को छोड़ दो। कटरीना बोलती है ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तो रणबीर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें 1000 करोड़ रुपए दूंगा, तुम उसको छोड़ दो। मैं तुम्हें 1000 करोड़ रुपए दूंगा, तुम उसको छोड़ दो। मतलब यहाँ पे कौन ऑफर कर रहा है? रणबीर जी ऑफर कर रहे हैं। और कल को अगर कटरीना इसको एक्सेप्ट कर देती है तो क्या मैं कह सकती हूँ ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। अभी कटरीना सोच रही है यार 1000 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट है, एक काम करते हैं एक्सेप्ट कर लेते, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कटरीना बोलती है हाँ चलो डन है, और वो विकी कौशल को डिवोर्स दे देती है। यहाँ पे ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। अब जैसे ही डिवोर्स देने के बाद कटरीना रणबीर के पास पहुँचती है। वो कहता है कि मैं तो 1000 करोड़ नहीं दूंगा, वो तो मैंने ऐसे ही हवा में बोल दिया, मैं तो तुम्हें सिर्फ 100 करोड़ दूंगा। और ये सुनते ही कटरीना जी रणबीर को कहाँ लेके गई? दोबारा कोर्ट में। पहले वो आलिया जी अपनी पत्नी के साथ आए थे, अब वो दूसरी बार कटरीना जी के साथ आए हैं। लगता कौन है कटरीना उनकी ये तो हमें नहीं पता, बट दूसरी बार वो कटरीना जी के साथ आए हैं। पर इस बार भी वो बच गए। नहीं, किस्मत अच्छी नहीं है ये बोल के नहीं, इस बार वो इसलिए बच गए क्योंकि कोर्ट ने कटरीना जी को समझाया, देखिए उसने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी बात है। पर जिस बात के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था ना, दैट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, दैट इज़ अगेंस्ट लॉ और रेगुलेशन। और ऐसी चीज़ों के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानते। मतलब किसी की शादी को तुड़वाने के लिए पैसे मिले तो दैट इज़ एन अनलॉफुल एक्ट, एंड क्योंकि ये फॉरबिडन बाय लॉ और रेगुलेशन है, क्योंकि इसका इंटेंट ही गलत है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानते। तो भले ही अपने डिवोर्स देते, हमें कोई मतलब नहीं है। रणबीर इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू पे, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे तो मैम अंदर से गट फीलिंग आने लग गई थी कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट सच्चा है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी। फिर भी निकली ना गड़बड़। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको अभी तक इतने एग्जाम्पल से समझ में आ गया हो कि लॉ इंटरेस्टिंग है। हो सकता है अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो कि यार ये तो मुझे ऐसा लगा था, वो तो मुझे वैसा लगा था, पर कुछ और निकला, हो सकता है। बट जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप चीज़ों को समझते जाएंगे, आपके ये जो माइंड के तार है ना वो खुलते जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू रिलेट टू थिंग्स। तो अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रीफ मिल गया आपको, बेसिक समझ में आ गया कि ये किससे डील करता है, कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, और क्या क्या चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट बनती है, और क्या क्या चीज़ें ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट लग सकती हैं पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। येट अगेन जैसा मैं कह रही हूँ, इस पर पूरा चैप्टर है, बट ये बट एक ब्रीफ है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिख सकती हैं पर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होती नहीं है। अब जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ माइनर। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक एक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ माइनर। तो सेक्शन 11
जो सेक्शन अभी क्या होता है, सेक्शन अभी क्या होता है, एक्ट तो बहुत बड़ा होता है, एक्ट तो बहुत बड़ा होता है, तो एक्ट को ना टुकड़ों में तोड़ा जाता है, एक्ट को टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसको हम कहते हैं सेक्शंस। जब इन सेक्शंस को आप और तोड़ोगे ना तो इसको हम कहेंगे सब सेक्शंस, उसको हम कहेंगे सब सेक्शंस। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो कहता है अबाउट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कहता है अबाउट कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मीन कंपिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। मैम आप क्या यहाँ पे इंग्लिश खेल रहे हैं, होता क्या है इसका मतलब ये तो बताइए। कंपिटेंस मतलब आप लीगली क्वालिफाइड है या नहीं है, मतलब अगर आप ये सब क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो कितना भी कुछ हो जाए हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे। मतलब ये मिनिमम बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट्स है जिसको अगर आप फुलफिल नहीं करते तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपको पता है ओनली द पर्सन who crosses 18 years of his age or who becomes 18 years or more is eligible to get a driving license। उससे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। तो भले ही आप 17 साल में जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे दें और उसमें पास भी हो जाए, क्या लाइसेंस डिपार्टमेंट वाले आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे? नहीं, क्योंकि मिनिमम बेयर क्वालिफिकेशन और लीगल रिक्वायरमेंट टू अ ड्राइविंग लाइसेंस इज 18 years of age, तो ये सब क्या होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम लीगल चीज़ें हैं जिसको अगर आप फुलफिल नहीं करते तो आप कुछ भी कर लीजिए हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, वोट भले ही 17 साल में आपने वोटिंग कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, क्या आपको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा? नहीं मैम, नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट, मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट टू गेट अ वोटर आईडी कार्ड इज 18 years of age। तो ये क्या एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कॉम्पिटेंसी है। अगर आप ये फुलफिल नहीं कर रहे तो हम आपको जो है वोटर आईडी कार्ड इशू नहीं करके दे सकते। एक और चीज़ बताती हूँ जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता हो, तो आपको पता है वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन यूज़ द टाइटल ऑफ CA बिफोर योर नेम, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में ऐसा कहा है, अगर आप 21 साल तक नहीं होते, अगर आप 21 साल के नहीं होते, आप 21 साल से पहले आप CA बन जाते हैं ना, तो आपको मेंबरशिप नंबर नहीं मिलेगा। मतलब अभी तक हम नहीं मानेंगे, आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है और उसमें कई बार आपको आपके नाम के आगे CA का शब्द लगाने नहीं मिलता है। सो दिस इज सम यूनिक इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नो कि जब तक आप 21 साल के नहीं होते, यूजुअली जब आप CA एग्जाम्स दे रहे होते तो 21 साल इज़ लाइक द रिक्वायरमेंट विच एवरीवन मीट्स। तो आप किसी से भी मिलेंगे तो वो 22 साल में 21 के बाद ही CA बनता है, तो उसमें क्या होता है वो अपना नाम के आगे वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर कोई 19 साल में, अगर कोई 20 साल में, अगर कोई 17 साल में CA बन गया है तो CA वो बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जब तक वो 21 साल के नहीं होते उनको मेंबरशिप नंबर नहीं मिलेगा एंड कई बार वो CA का टाइटल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो 21 साल है ये क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हैं तब आपको हम CA का टाइटल नहीं देंगे। तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में भी कहा है कॉम्पिटेंसी, मतलब अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते, अगर आप ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते तो कितना भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। तो मैम सेक्शन 11 कहता है एवरी person is competent to contract who has attained the age of maturity, who is of sound mind and who is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। मतलब अगर आप ये तीन बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते हैं तो कितना भी कुछ वैलिड हो कॉन्ट्रैक्ट में हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। हम
हम उसको इन्फोर्सेबल नहीं मानेंगे, हम उसको कोर्ट कचहरी में नहीं जाने देंगे, हमारे हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके सबसे पहले पॉइंट पे, हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी, हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 कहता है कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आप एज ऑफ मैच्योरिटी अचीव कर रहे हो। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एटलीस्ट यू शुड बी अ मेजर, एटलीस्ट यू शुड बी अ मेजर। मैम हमें पता है मेजर का मतलब क्या होता है, हमें पता है मेजर का मतलब क्या होता है। 18 साल के बाद मेजर, 18 साल से पहले माइनर, हमें पता है, हमने ट्राई किया है कई बार मूवी हॉल में वो अडल्ट फिल्म में एंट्री लेने के लिए। तो उन्होंने हमें बता दिया था कि भाई तू अडल्ट नहीं है क्योंकि तू मेजर नहीं है, 18 साल के पार होगा तब तू आ सकता है। यूजुअली हॉरर मूवीज़ अडल्ट मूवीज़ होती है तो उसमें वो बोलते हैं कि ओनली अडल्ट्स आर अलाउड, तो 18 साल के अगर आप ऊपर हो तो आपको एक्सेस मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो मैम हमें पता है मेजर का मतलब क्या होता है, इसमें आपको कुछ समझाने का नहीं है। बट क्या कभी सोचा ये 18 साल के बारे में कहाँ लिखा है, ये 18 साल का ही क्लॉज क्यों है, ये 18 साल मेंशन्ड कहाँ है, और क्या इंडिया जैसे बाकी सारे कंट्रीज़ में भी मेजर की एज 18 साल ही है, कि 18 साल के बाद ही कोई मेजर होगा, उससे पहले नहीं होगा? नहीं मैम, ये तो नहीं सोचा। तो सबसे पहले इंडिया में एज ऑफ मैच्योरिटी के बारे में बताया गया है अंडर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। इंडिया में एज ऑफ मैच्योरिटी के बारे में बताया गया अंडर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, जो कि कहता है नॉर्मल केसेस में 18 साल हम मेजॉरिटी की एज मानेंगे और स्पेशल केसेस में हम 21 साल एज ऑफ मैच्योरिटी मानेंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केसेस में 21 साल कैन बी कंसिडर्ड एज द एज ऑफ मैच्योरिटी। मैम स्पेशल केसेस क्या हो सकती है? तो सपोज देयर इज़ अ पर्सन और अ चाइल्ड हु इज़ गाइडेड थ्रू द गार्जियन, उसकी मम्मी पापा नहीं हैं और उस गार्जियन ही उसका ध्यान रखता है। अभी जब मम्मी पापा उसके नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ के गए तो कोर्ट ने डायरेक्टली उसको प्रॉपर्टी नहीं दी, गार्जियन को प्रॉपर्टी दी, कहा इसको संभाल के रखना और जब ये मेजर हो जाएगा ना तब ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र कर देना। जब ये मेजर हो जाएगा तब इसको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि उससे पहले ये प्रॉपर्टी संभाल नहीं पाएगा और हो सकता है इसके साथ गलत हो जाए, तो तब तक तुम ये प्रॉपर्टी संभाल के रखना। नाउ दिस इज़ अ स्पेशल केस। यहाँ हम एज ऑफ मेजॉरिटी ना 18 साल नहीं मानते, यहाँ हम एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल नहीं मानते। यानी ऐसा नहीं होगा वो बंदा 18 साल का हुआ और हमने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया, ये एक स्पेशल केस है। यहाँ हम 21 साल उसकी एज ऑफ मैच्योरिटी मानेंगे, जब वो 21 साल का होगा ना तब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे। तो नॉट एवरी टाइम द एज ऑफ मैच्योरिटी इज़ कंसिडर्ड टू बी 18 ईयर्स। ठीक है जी, ठीक है मैम, समझ में आ गया। जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो बताया गया इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर। अब मैम आपने कहा था ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में 18 साल को ही एज ऑफ मेजॉरिटी माना जाए। जी हाँ, बिल्कुल कहा था। जैसे स्कॉटलैंड में 16 साल की उम्र को एज ऑफ मेजॉरिटी माना जाता है। मतलब जैसे आप 16 साल के हुए हम आपको मेजर मान लेंगे, वहाँ पे आपको 18 साल का वेट नहीं करना, बिकॉज लॉज ऑफ स्कॉटलैंड अप्लाइड टू दैट कंट्री। मतलब स्कॉटलैंड के जो लॉज हैं वो वहाँ अप्लाई करते हैं एंड वो कहते हैं 16 साल को हम एज ऑफ मैच्योरिटी मानेंगे। या फिर कुवैत में 15 साल को एज ऑफ मैच्योरिटी माना जाता है। मतलब वहाँ पे भी आपको 18 साल का वेट नहीं करना टू अचीव द एज ऑफ मैच्योरिटी। वहाँ के लॉज के हिसाब से 15 साल में ही आप मेजर बन जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में 18 साल ही एज हो। पर जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं जो कि इंडिया में अप्लाई करता है, और इंडिया में क्योंकि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट अप्लाई करता है तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से हम बोलते हैं मेजर
मेजर इज़ 18 ईयर्स और अबव, और स्पेशल केसेस में जो कि बहुत रेयर होते हैं वहाँ पे हम मेजर को 21 साल या उससे ऊपर का मानते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा सबसे पहला क्लॉज फॉर कॉम्पिटेंसी ऑफ द एक्ट इज द पर्सन शुड बी मेजर, मतलब आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेजर में हमने बोला कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से मेजॉरिटी की एज देखनी है, साथ साथ में पर्सन शुड बी डोमिसाइल्ड इन इंडिया, मतलब ही और शी शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया में रहता हो, और 18 साल से एक दिन कम पे भी ना, 18 साल से एक दिन कम पे भी ना हम उसको माइनर मानेंगे, मेजर नहीं मानेंगे। मतलब अगर वो 17 ईयर्स 364 डेज भी है ना तो हम उसको माइनर ही बोलेंगे, हम उसको मेजर नहीं बोलेंगे, हम उसको मेजर नहीं बोलेंगे। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको कि 18 साल से एक दिन कम भी, 18 साल से एक दिन कम भी वो माइनर है, वो मेजर नहीं है, वो मेजर नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ए करके एक बंदा है, उसका रियल डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट में, ए करके एक बंदा है, उसका रियल डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट में, बट ए ने क्या किया, अपना बर्थडे एक दिन पहले सेलिब्रेट कर लिया 30 अप्रैल को, एक दिन जल्दी सेलिब्रेट कर लिया 30 अप्रैल को, मतलब होना तो चाहिए था 1 मई को 18 ईयर्स का, और होगा भी वो उसी दिन, बट उसने बर्थडे एक ही दिन पहले सेलिब्रेट कर लिया, मतलब जब वो 17 ईयर्स 364 डेज का था ना तभी उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बर्थडे तुम जब सेलिब्रेट करो, हमें क्या है। पर ड्राइविंग लाइसेंस वालों ने भी ना उसका ये बर्थडे, यानी जब वो 30 अप्रैल को बर्थडे मना रहा था, इसी की बेसिस पे उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया। मतलब उन्होंने भी 1 मई का वेट नहीं किया कि एक्चुअल बर्थडे कब आएगा, उन्होंने सोचा ये बंदा आज बर्थडे पार्टी मना रहा है, 18वां बर्थडे का, हम भी आज इसको लाइसेंस दे देते हैं, लाइसेंस दे दिया। प्लस ए के पापा के पास बहुत पैसा था, जैसे ही ए को ड्राइविंग लाइसेंस मिला, ए के पापा ने निकाली ऑडी, बोला बैठ बेटा जहाँ तेको जाना है जा, और ए इतना दूर गया कि दूर जाते जाते हो गया उसका झगड़ा, यानी पंगा, यानी खा गया वो ठोकर। किसकी गाड़ी के साथ ठोकर खाया उसने? मिस्टर बी के साथ। किसकी गाड़ी के साथ उसने ठोकर खाया? मिस्टर बी के साथ। अभी मिस्टर बी कह रहे हैं कि देखो ए जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस का हकदार नहीं है। ये नहीं कि उसको गाड़ी चलाना नहीं आती, बट ये इसलिए बिकॉज ही इज़ नॉट एलिजिबल टू गेट द ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब अभी वो 17 साल 364 का डेज का ही है और उसको लाइसेंस मिलना नहीं चाहिए, एंड इसीलिए ए का ड्राइविंग लाइसेंस इज इलीगल, और मैं ए पे केस करना चाहता हूँ। अब द क्वेश्चन लाइज मैम ए के पास ड्राइविंग लाइसेंस है पर बी कह रहा है कि ए का ड्राइविंग लाइसेंस इज इलीगल, तो यहाँ पे जीतेगा कौन? क्योंकि ए के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है और बी कह रहा है ये ड्राइविंग लाइसेंस गलत है, तो आखिरकार जीतेगा कौन? तो मैं बताऊँ कौन जीतेगा? मिस्टर बी ही जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना लाइसेंस वालों की गलती है, हमारी गलती नहीं है। लाइसेंस वालों ने ए को गलत लाइसेंस इशू करके दिया है, क्योंकि लाइसेंस यानी मोटर व्हीकल्स एक्ट में क्लियरली स्टेटेड है टू इशू अ ड्राइविंग लाइसेंस द पर्सन शुड बी कंपिटेंट, दैट इज शुड अचीव द एज ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज 18 ईयर्स, तभी उसको लाइसेंस मिलेगा। तो अगर 18 साल से एक दिन कम पे भी आपको लाइसेंस मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे हम मेजॉरिटी कंसिडर करते हैं वहाँ पे मेजॉरिटी कंसिडर करते हैं, और डेट ऑफ मेजॉरिटी इज द डे यू टर्न 18, उससे एक दिन पहले भी हम आपको मेजर नहीं मानते। आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, आपको एयरप्लेन मिल जाए, आपको कुछ भी मिल जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। वी विल कंसिडर यू मेजर ऑन द डे यू टर्न 18। तो ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने देखा ओ ए को लाइसेंस तो मिल ही गया है, ये बी तो बेकार में चीची चाचा कर रहा है, लाइसेंस मिल गया है तो ये जीतेगा। नहीं जीतेगा बिकॉज द लाइसेंस इज रॉन्ग।
जो बेसिक कॉम्पिटेंसी थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे लाइसेंस के, वो मीट नहीं हुए। जो बेसिक कॉम्पिटेंसी थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे लाइसेंस के, वो मीट नहीं हुए, एंड इसीलिए ए का लाइसेंस वाज आल्सो फॉल्स, एंड मिस्टर बी हैज़ द पावर कि वो ए को पनिश कर सकते हैं। तो यू शुड इंश्योर कि जहाँ पे एज ऑफ मेजॉरिटी है वहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट मीट हो। द डे द पर्सन टर्न्स 18 और द डे द पर्सन अचीव्स द एज ऑफ मेजॉरिटी, वहीं से हम उसको कंपेटेंट मानेंगे, उसके एक दिन पहले से भी नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये है रवि 17 साल 364 डेज का था। रवि 17 साल 364 डेज का था जब उसने सोचा उसको बाइक लेना है। कितने साल का था? 17 साल 364 डेज का था जब उसने सोचा उसको एक बाइक लेनी है। अब देखो यार, 17-18 साल में इतने पैसे थोड़ी होते हैं। तो उसने किसी से बात किया कि मैं आपसे बाइक ना EMI पे ले लेता हूँ, आप मुझे अभी बाइक दे दो, मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स में इसके पैसे चुका दूंगा। तो जिस दिन रवि ने बाइक ली EMI पे, उस दिन रवि कौन से एज पे था? 17 ईयर्स 364 डेज। 17 ईयर 364 डेज। अभी 6 महीने बीत गए। अब रवि 18 साल 5.5 पौने 6 महीने का हो गया। अब रवि 18 साल 5.5 पौने 6 महीने का हो गया है, और अब इस बाइक का पहला इंस्टॉलमेंट आता है। पर रवि इस इंस्टॉलमेंट को चुका ही नहीं पाता है। और जो बंदा था ना, बेसिकली जो सेलर था ना, जिसने रवि को बाइक दिया था EMI पे, वो रवि को घसीट के ले गया कोर्ट। पर कोर्ट ने उसको भगा दिया। कोर्ट ने उसको बोला, भाई उल्टे पैर चलते बन। क्यों? अभी पर्सन बोल रहा है देखो, आज तो रवि मेजर है, तो तुमको क्या दिक्कत है? मेजर लोग को तो हम कॉन्ट्रैक्ट में मानते हैं, तो तुमको क्या दिक्कत है? तुम इसको बोलो इंस्टॉलमेंट देने। अभी सेलर बोल रहा है, अभी तो ये रवि मेजर है, तुम इसको बोलो इंस्टॉलमेंट देने। तो कोर्ट ने उसको क्या बोला पता है? कोर्ट ने बोला कि द पर्सन शुड बी अ मेजर वाइल एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तभी हम उसको वैलिड मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। और जब तूने रवि के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, रवि को बोला था ना ये बाइक इंस्टॉलमेंट पे ले, तब रवि 17 साल 364 डेज का था, यानी ही वॉज नॉट मेजर। तो रवि का ये कॉन्ट्रैक्ट को हम नहीं मानते वैलिड। तो रवि को तेरे को पैसा दे भी नहीं रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। हाँ, अंडर रिलीफ मेजर्स अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी बाइक वापस ले लीजिए, बट हम रवि से आपको पैसा नहीं दिलवा सके। तो ये ध्यान रखिएगा दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि बंदा मेजर सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे हो, वाइल एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो द पर्सन शुड बी मेजर। एंड जब वो एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मेजर होगा तो ऑब्वियसली परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मेजर होगा ही होगा। तो हमें सिर्फ परफॉर्मेंस का नहीं सोचना है जब हम कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, तभी भी द पर्सन शुड बी मेजर, यानी द पर्सन शुड बी मेजर एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, यानी द पर्सन शुड बी 18 ईयर्स। अब ये तो समझ में आ गया मैम इसमें थोड़ा लोचा तो है, एंड इसी लोचा को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने आपको बहुत सारे पॉइंट्स में बताए हैं। शायद कुछ 13-14 पॉइंट्स है, हाँ 15 पॉइंट्स है जो उन्होंने माइनर के रिलेशन में दिए हैं कि माइनर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और इन्हीं पॉइंट्स को हम समझेंगे। ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स हम आज की वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बोल के ही हमने अपना 1 घंटा निकाल दिया है। तो 1-2 पॉइंट्स स्टार्टिंग के 1-2 पॉइंट्स करते हैं, एंड फिर थर्ड पॉइंट से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बेसिक्स तो आप कवर हो गए, बेस तो आपका बन गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आई गेस वी कैन डायरेक्टली प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी लीव। तो पहले 1-2 पॉइंट्स कर लेते हैं, उसके बाद से अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। मतलब अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या माइनर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई वजूद नहीं है।
उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मानेंगे। वॉइड एब इनिशियो मीन्स वॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब नॉट वैलिड, उसका कोई वजूद नहीं है। अगर आप उसके साथ माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो हम उसको कुछ भी इन्फोर्सेबल नहीं मानेंगे। हमारे यानी लॉ के नज़रों में दैट इज़ वॉइड, दैट इज़ नॉट वैलिड, दैट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। मतलब हमारे पास मत आना ये सोच के कि हम तुम्हें कोई प्रोटेक्शन देंगे। हमारे हिसाब से अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जा रहे हो तो इन आर आईज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को मानते ही नहीं है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को मानते ही नहीं हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो टप्पू इज़ अ माइनर। टप्पू करके एक बच्चा है, ही इज़ अ माइनर। क्या एज है? 12 साल। क्या एज है? 12 साल की उसकी उम्र है। उसको साइकिल चाहिए। अभी उसने पापा को बोला, पर यू नो पापा, पापा ने बोला नो साइकिल, पापा ने बोला साइकिल तो नहीं मिलेगी। पर टप्पू बहुत होशियार बच्चा है। टप्पू इतना होशियार बच्चा है कि वो एक सेलर के पास पहुंचा और सेलर को बोला, देखिए मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे साइकिल तो चाहिए पर मैं अभी के अभी आपको पैसे नहीं दे सकता, एक काम करो मुझे ना ये इंस्टॉलमेंट पे साइकिल दे दो। मतलब साइकिल का दाम 10,000 है, मैं हर महीने आपको 1,000 रुपये दे दूँगा, मुझे साइकिल दे दो। किससे मांगा उसने साइकिल? सेलर से। और सेलर कौन है? भीड़े। सेलर भी बच्चों की मासूम बातों में आ गया। सेलर ने बोला चल ठीक है ले जा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ले जा बस आकर टाइम पे पैसे लौटा देना। अभी टप्पू साइकिल ले गया, बहुत मज़े किए, साइकिल मस्त घुमाया कराया। अब जैसे ही पहले इंस्टॉलमेंट का डेट आया ना तो भीड़े ने टप्पू को फ़ोन घुमाया कि आजा 1,000 रुपये दे जा। पर टप्पू के तो हाथ पैर ठंडे। टप्पू बोलता है भाई अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं, मम्मी पापा से मैं मांग नहीं सकता, इनको मैं पैसे कैसे लौटाऊं। और वो भीड़े को बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है आपके लिए देने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। और भीड़े अब सोच रहा है क्या करे, कहाँ से पैसे लूँ मैं उससे। अब जब भीड़े ने ये बात कोर्ट में लेके गया ना, भीड़े ने ये बात कोर्ट में बोला कि देखिए मेरे साथ गलत हो गया, एक बच्चा साइकिल लेके चला गया ईएमआई पे, बोल के कि वो मुझे इंस्टॉलमेंट में देगा, पर अब वो दे नहीं रहा तो मेरे पैसे प्लीज़ वसूल कराइए। तो कोर्ट ने उसको क्या बोला आपको पता है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो तूने किया ना इस बच्चे के साथ, ये माइनर के साथ, दिस इज़ वॉइड एब इनिशियो, मतलब ये वैलिड नहीं है, मतलब हम तेको इसके अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, यानी कल को टप्पू इंस्टॉलमेंट नहीं भी देना तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है। हमारे नज़र में ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, तो हम देखो प्रोटेक्शन कहाँ से दे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पे इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, मतलब कि अगर माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी भी प्रोटेक्शन नहीं देगा। इसमें एक लैंडमार्क केस लॉ भी है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये क्या है? अभी धर्मोदास घोष करके एक बच्चा था एंड इसको पैसे चाहिए थे। तो ये बैंक के पास गया और बेसिकली लेंडर के पास गया और उसको कहा कि मुझे ना लोन चाहिए। अब बैंक वाले तो इतने बेवकूफ़ होते नहीं है कि किसी को भी लोन दे दे, तो उन्होंने बैंक वालों ने क्या मांगा कि मुझे कुछ गिरवी पे दे दो, कुछ गिरवी पे तुम मुझे दे दोगे, मॉर्गेज पे मुझे तुम दे दोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले लोन दे दूंगा। तो इस बच्चे ने क्या किया, अपना घर गिरवी रखा। घर का प्राइस क्या था? 20,000 रुपये। और घर गिरवी रख दिया। और उसके बदले में कितना लोन लिया पता है? 8,000 रुपये का लोन लिया। मतलब मॉर्गेज दिया 20,000 रुपये का और लोन सिर्फ 8,000 रुपये का लिया। ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ले तो लिया लोन, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते गया, 2-4 महीने बीतते गए, उसको समझ में आने लग गया भाई घर का तो वैल्यू ज़्यादा है और मैंने लोन तो कम का ले रखा है। तो वो बैंक के पास पहुंचा और उसने बोला कि मेरा घर छुड़वाओ।
मुझे घर मॉर्गेज से हटाओ, मुझे नहीं रखना घर मॉर्गेज पे। बैंक बोलता है ऐसा नहीं होता है, पहले तो मुझे पैसा दो सारा, उसके बाद मैं घर हटाऊंगा। बट इट वॉज मार्क्ड इन दिस केस, कि जो धर्मोदास घोष है उसको उसका प्रॉपर्टी मॉर्गेज से हटाने मिल गया क्योंकि ये माइनर था एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द फर्स्ट स्टेज वाज ओनली इनवैलिड। तो मतलब हम मानेंगे ही नहीं कि इस बंदे ने कभी कुछ पैसे लेंडर से लिया और कुछ मॉर्गेज पे दिया। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला? हम बोल रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज इज वेरी इनवैलिड, मतलब हम मान ही नहीं रहे ये तो धर्मोदास घोष है, इसने कुछ मॉर्गेज पे दिया और उसके बदले कुछ पैसे लिए, मतलब दिस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेज इज इनवैलिड। एंड ऐसा माना गया कि इस घर पे कोई भी मॉर्गेज नहीं माना जाएगा सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज वैलिड। एंड फॉर द 8,000 ऑल्सो ना बैंक को उनके पैसे वापस नहीं दिए गए, क्योंकि बैंक को ध्यान रखना चाहिए था ये कॉन्ट्रैक्ट तो स्टार्टिंग से इनवैलिड है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा से याद रखना है माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दैट इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग डेट। आपको उसके अंदर कोई भी शेल्टर नहीं मिलेगा, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, नो रैटिफिकेशन इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अभी इसका मतलब क्या हुआ? अभी रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। रैटिफिकेशन मीन्स सब्सिक्वेंट अप्रूवल। इसका एक बेसिक केस सिनेरियो में समझाती हूँ। जब अपने स्कूल में थे तो बर्थडे आता था, टॉफ़ी बांटते थे, तो अपने क्या करते थे, पहले स्कूल में फ्लेक्स करके आ जाते थे, यार मैं तो डेयरी मिल्क लाऊंगा। मम्मी पापा से पूछा नहीं, पर पहले फ्लेक्स करके आ गए, ये मैं तो डेयरी मिल्क लाऊंगा। अभी घर जाके बाद में अपने बोल रहे हैं कि मम्मी पापा को कि देखो मैंने तो अपने सारे दोस्तों को बोल दिया डेयरी मिल्क की लेके जाऊंगा, तो मुझे डेयरी मिल्क ला दो। तो क्या आपने मम्मी पापा से पहले परमिशन ली? नहीं, उससे सब्सिक्वेंटली आप अप्रूव करा रहे हो। या फिर आप स्कूल में किसी चीज़ पे भी फ्लेक्स करके आ गए, मम्मी पापा को इस बात का नहीं पता है, आप घर आके मम्मी पापा को उसके बारे में बता रहे हो और सब्सिक्वेंटली उनका अप्रूवल ले रहे हो। सो दैट इज रैटिफिकेशन। मतलब आप पहले से उनके बारे में नहीं समझ रहे हो, पहले से उनके बारे में उनसे परमिशन नहीं ले रहे हो, बाद में सब्सिक्वेंटली उनसे ये अप्रूव करा रहे हो, तो ये होता है रैटिफिकेशन। अब यहाँ पे कहा है नो रैटिफिकेशन इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। मतलब हो सकता है माइनर ने जब वो माइनर था उसने कुछ एक्ट किए, क्या अगर वो चाहे कि जब वो 18 साल का पार हो जाए, तो वो 18 साल के पार हो जाए, तो क्या वो इस एक्ट को सब्सिक्वेंटली अप्रूव करा सकता है? यानी रेटिफाई करा सकता है। जैसे लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। पबजी आपको पता है, वेरी फेमस गेम इन इंडिया। पबजी आपको पता है, बहुत ही फेमस गेम है। अब एक बच्चा है राहुल, उसने क्या किए, पबजी के ना पेड रिसोर्सेज यूज़ कर लिए। वो कितने साल का था? 14 साल का था। उसने पबजी के पेड रिसोर्सेज यूज़ कर लिए और पबजी वाले को पे नहीं किया। अब क्या पबजी वाले पैसा रिकवर कर सकते हैं? नहीं मैम, अभी आपने समझाया कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, तो पबजी वाले को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको ध्यान रखना चाहिए था ये माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और दिस कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज नॉट वैलिड, तो इसके अंदर तो वो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। पबजी वाले बोलते हैं ठीक है बेटा तुम खेल। अब ये जो राहुल है ना, ये 18 साल 5 दिन का हो गया है। क्या अब पबजी वाले इससे वो पैसे ले सकते हैं जो इसने 14 साल में रिसोर्सेज लिए थे? क्या अब पबजी वाले इनसे पैसा ले सकते हैं, इस राहुल से पैसा ले सकते हैं जो 14 साल में राहुल ने इनके रिसोर्सेज यूज़ किए थे उसके लिए? नहीं ले सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है इवन आफ्टर द माइनर टर्न्स इनटू द मेजर आप रैटिफिकेशन यानी सब्सिक्वेंट अप्रूवल नहीं कर सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो वो वॉइड इन द स्टार्ट, वॉइड इन द मिड एंड वॉइड एट द एंड रहेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन टर्निंग इनटू मेजर, आप उससे सब्सिक्वेंट
सब्सिक्वेंटली अप्रूव नहीं करा सकते, आप उसे सब्सिक्वेंटली अप्रूव नहीं करा सकते। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज देर इज़ अ पर्सन नेम्ड एक्स, देर इज़ अ पर्सन नेम्ड एक्स। अब ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है ना, ये माइनर है। देर इज़ अ पर्सन नेम्ड एक्स, एक्स जो है वो माइनर है। एक्स ने क्या किया, एक्स ने क्या किया, वाई से, एक्स ने क्या किया, वाई से कुछ गुड्स लिए, वाई से कुछ गुड्स लिए, और इस गुड्स के बदले क्या किया, अपने नकली चेकबुक में, अपने नकली चेकबुक पे एक चेक साइन करके दे दिया। ऐसा होता है ना, ऐसा ड्राइंग जैसा, मतलब उसने क्या किया, ड्राइंग पेपर पे ऐसा छोटा सा चेक बनाया और चेक फाड़ के वाई को दे दिया। कितने रुपए का चेक दिया, 50,000 रुपये का। कितने रुपए का चेक दिया, 50,000 रुपये का। अब वाई को जब यह चेक मिला तो वाई बोलता है ये चेक थोड़ी इन कैश होगा बैंक में, मुझे रियल चेक ला के दे। एक्स कहता है मेरे पास रियल चेक तो नहीं है। अब वाई क्या प्रोटेक्शन मांग सकता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? नहीं मैम, प्रोटेक्शन तो नहीं मांग सकता, बिकॉज वाई को पता होना चाहिए दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो भैया यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तुम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे तो तुमको ये बात पता होनी चाहिए थी। तुम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे तो तुमको ये बात पता होनी चाहिए थी कि भैया पैसे तो नहीं मिलेंगे इसके, पैसे तो नहीं मिलेंगे इसके, कल को अगर ये पैसा नहीं भी चुकाता है तो मैं कहीं लड़ नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। वाई ने बोला अभी पैसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब एक्स जो है ना, एक्स जो है ना, अब वो 19 साल का हो गया है यानी मेजर है। एक्स जो है ना अब वो 19 साल का हो गया है यानी मेजर है। वाई बोलता है भाई अब तो तू मेजर हो गया, अब तो तू मुझे रियल चेक काट के दे सकता है, अब तू मुझे 50,000 का चेक दे दे, अब तू मुझे 50,000 का चेक दे दे। मैं बोलूँ अगर इवन इफ एक्स एक 50,000 का चेक काट के दे देता है, एक्स एक 50,000 का चेक काट के दे देता है उन एक्ट्स के लिए जब वो माइनर था उस टाइम के लिए, उन एक्ट्स के लिए जब वो माइनर था, उसने वो जो किया था उसके लिए आज वो 50,000 का चेक भी काट के दे देता है ना, तो भी माना नहीं जाएगा, तो भी इट विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड, क्योंकि हम कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एट द स्टार्ट, वॉइड इन द मिड एंड वॉइड एट द एंड रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर आज जो है एक्स 50,000 दे देता है ना वाई को, तो हम सबसे पहले ये पूछेंगे एक्स भैया आपने किस बात के लिए 50,000 दिए, आपने किस बात के लिए 50,000 दिए हैं, क्योंकि आप तो पैसे दे रहे हैं पर आपको वाई से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हमें तो यही नहीं पता ऑफर कहाँ हो रहा है, एक्सेप्टेंस कहाँ हो रहा है, ऑफर कहाँ हो रहा है, एक्सेप्टेंस कहाँ हो रहा है, तो हम तो इसको इनवैलिड मानेंगे। तो हमेशा याद रखना जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है वो वॉइड फ्रॉम स्टार्ट रहेगा, इवन आफ्टर टर्निंग मेजर। अगर वो ट्राई करे कि वो जो पिछले उसने हरकतें की थी जब वो माइनर, उसका भरपाई वो कर दे, उसका रेटिफिकेशन वो कर दे, वो करना पॉसिबल नहीं होगा। सो अ कॉन्ट्रैक्ट with the minor is void from the start, void in the mid, void at the end, यानी even if the person turns major the act cannot be subsequently approved or ratified. सो ये थे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स, लगभग 1 घंटे 15-20 मिनट हमें हो गए हैं, तो यहाँ तक आज के सेशन का रखते हैं। इसके बाद से 3rd पॉइंट से वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको लॉ का थोड़ा इंटरप्रिटेशन मिलेगा एंड फ्रॉम और बेसिकली इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। यहाँ पे जो हमने 2 पॉइंट्स किए हैं उसको पहले रिवाइज करेंगे एंड फिर थर्ड से जो माइनर के और रिलेटेड प्रोविजंस है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।